सलामकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो 2018 के पास्ट पेपर को कंप्लीट किया था। सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 2017 के सेक्शन बी को और देखेंगे कि उनमें कौन कौन से जो हैं वो क्वेश्चंस आए हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर न सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो और पावर पॉइंट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट पेपर को, जो कि क्वेश्चन आंसर 2017 में आए हैं। और सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। नंबर 1 पर है, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, शो इट्स स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हुआ है 2022 के पेपर में। आप वहां पर जाके इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और पावर पॉइंट, ये जो पीडीएफ है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन लिस्ट एनी 6 फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को जो है उनकी लिस्ट आपने बतानी है। ये क्वेश्चन भी जो है 2019 में रिपीट हुआ है, वहां जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं। वो अगर डिटेल में है तो आप सेक्शन बी में अगर करने जा रहे हैं तो उनकी जो फीचर्स हैं, उनके की फीचर्स हैं, उनकी सिर्फ नाम जो है वो आप 6 नाम्स को जो है वो मेंशन कर दिएगा। डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन इफ रैम इज नॉट अवेलेबल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या होगा अगर रैम जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद ही ना हो। देखें, इफ देयर इज नॉट इनफ रैम अवेलेबल इन अ कंप्यूटर सिस्टम, द सिस्टम में स्लो डाउन। क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी, या फिर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, एक जगह पर आकर जो है वो स्टक हो जाएगा। एज एज इट स्ट्रगल्स टू रन प्रोग्राम्स विद इनसफिशिएंट मेमोरी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आपके सिस्टम में रैम मौजूद ही नहीं होगी तो आपका सिस्टम या तो स्लो डाउन हो जाएगा, या फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, या आपके जो प्रोग्राम्स होंगे वो ठीक से रन नहीं हो पाएंगे उस इनसफिशिएंट मेमोरी की वजह से। दिस कैन आल्सो लीड टू एरर मैसेज और क्रैशेस। या तो ये उन प्रोग्राम्स को क्रैश भी कर सकती है, या फिर कोई ना कोई वो एरर मैसेज जो है वो आपको डिस्प्ले कर रही होगी। इन एक्सट्रीम केसेस, अक्सर ज्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं उसमें क्या होता है, द सिस्टम may not be able to boot up और may shut down unexpectedly। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें, अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपके सिस्टम में रैम मौजूद ही नहीं है तो आपका सिस्टम बूटिंग प्रोसेस पे आएगा ही नहीं, बूट ही नहीं होगा। या फिर क्या होगा कि अचानक से अगर वो आपके पास विंडो ओपन हो भी जाती है तो एकदम वो जो है वो शट डाउन हो जाएगा, रिस्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं अगर आपकी रैम करप्ट हो जाए या आपके सिस्टम में रैम जो है वो मौजूद ना हो। इट्स इम्पॉर्टेंट टू इनफ it's important to have enough RAM to support the demands of the operating system and any software running on the computer। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सिस्टम में जो है वो रैम को जो है वो ठीक से इंस्टॉल करें, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो ठीक से उसमें जो है वो रन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज प्रोटोकॉल इन लिस्ट 4 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे डिटेल में आप डिफाइन नहीं कीजिएगा, सिर्फ उनके नाम दे देंगे तो वो भी बहुत है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स के आपने हेडिंग दी सबसे पहले, उसके बाद आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, अ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर refers to a set of rules that governs how data is transmitted over a network। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है
जो कि डेटा को ये बताता है कि एक नेटवर्क के अंदर डेटा जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये हमें प्रोटोकॉल्स में देखने को मिल रहा होता है। इट डिफाइंस द फॉर्मेट। अब ये क्या क्या चीजें बता डिफाइन करता है, फॉर्मेट डिफाइन करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिल जाती है, सीक्वेंसिंग या एरर कंट्रोल ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब बिटवीन डिवाइसेस के दरमियान में डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो एरर कंट्रोल मैसेजेस होते हैं, जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, उनको उन एरर्स को कंट्रोल करने का काम ही जो है वो प्रोटोकॉल ही जो है वो देख रहा होता है। अब यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। नंबर 1 पर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। दूसरा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेम एटलीस्ट 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम आपने बताने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो नॉन एज एप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। रेफर्स टू प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको आप एप्स का नाम भी देते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजाइन किया जाता है किसी भी एक खास स्पेसिफिक टास्क को या फंक्शंस को कंप्यूटर में या मोबाइल्स की जो डिवाइसेस होती हैं वहां पर परफॉर्म करने के लिए। दीज प्रोग्राम्स कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब इन प्रोग्राम्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए, मकासद के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशंस हैं, इंटरटेनमेंट हैं, या इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को आपको इसमें मिलता है। अब यहाँ पे 5 नेम्स बताए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल क्रोम है, स्पॉटिफाई है। अब यहाँ पे स्पॉटिफाई, गूगल क्रोम ये ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है जिसमें आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज कर रहे होते हैं। स्पॉटिफाई जो है वो एक आपको म्यूजिक ऐप देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप म्यूजिक्स को जो है वो लिसन कर सकते हैं। इसी तरह से जूम ऐप है जो कि रिकॉर्डिंग के तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एडोबी फोटोशॉप है जो कि फोटोज को, इमेजेस को डिजाइन करने के लिए जो है वो एडिटिंग करने के लिए है, इसका यूज किया जाता है। तो ये तमाम जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू सेव कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक्स। अच्छा, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस के अटैक से किस तरह से जो है वो महफूज रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका जो 2019 के पास पेपर में रिपीट हुआ है, वहां पर जाके इनका जो है वो आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज कैश मेमोरी यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी जो होती है उसको क्यों यूज किया जाता है। Cache memory is used in a computer systems to improve the performance of the system by reducing the access time to frequently used data। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, कैश मेमोरी जो हम एक कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि एक सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो सके और जो एक डेटा जो है वो एक्सेस टाइम जो ले रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने में वो रिड्यूस हो सके। इस मकसद के लिए जो है वो हम कैश मेमोरी का यूज कर रहे होते हैं। When the CPU needs to access data from the main memory, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, it takes longer as compared to access data from the cache memory which is located closer to the CPU। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर CPU जो है उसको जरूरत होती है डेटा को एक्सेस करने की मेन मेमोरी में से, यानी कि रैम में से, जो आपकी मेन मेमोरी होती है वहां से अगर CPU जो है वो डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो इट टेक्स लॉन्गर, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं इसको कैश मेमोरी में से। तो कैश मेमोरी क्या करती है कि वो जो मेन मेमोरी में से डेटा ले रही होती है उसमें से जो है वो बहुत ही तेजी के साथ फास्ट
एक्सिस टाइम के साथ जो है वो डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने के लिए काम कर रही होती है। कैश मेमोरी स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन। कैश मेमोरी का अक्सर जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को यूज करने के लिए किया जाता है। मेकिंग मेकिंग देम क्विकली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। ठीक है, जो भी आपका डेटा है उसको बहुत ही क्विकली एक्सेस करने के लिए सीपीयू में से हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सीपीयू टू एक्सेस डेटा। इसी वजह से हम कैश मेमोरी का यूज कर रहे होते हैं ताकि जो एवरेज टाइम है वो रिड्यूस हो सके सीपीयू में से। दिस रिजल्ट्स इन फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ओवरऑल इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। अब इस तरह से क्या होगा कि जब कैश मेमोरी में से बहुत ही कम टाइम के अंदर डेटा को एक्सेस करेंगे तो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग हो रही है या डेटा की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिल जाती है इसी कैश मेमोरी की मदद से। तो इसलिए जो हम कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज पोर्ट इन लिस्ट इट्स टाइप्स। पोर्ट क्या है वो बताएं और उसकी टाइप्स की लिस्ट आप बता दें, बस इसको डिटेल में डिफाइन नहीं करना। A port in a computer is a physical or virtual interface that allows data to be transferred between the computer and other devices। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी फिजिकल या वर्चुअल इंटरफेस आपको देखने को मिल जाती है जिसके जरिए आप कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस को में से डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है वो एक इंटरफेस का यूज कर रहे होते हैं, उसे हम पोर्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो सेवरल टाइप्स जो है वो पोर्ट की देखने को मिल जाती हैं, इसमें से कुछ जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। नंबर 2 है इथरनेट पोर्ट। ठीक है, यूनिवर्सल यूएसबी के तौर पर यूज किया जाता है। इथरनेट पोर्ट जो आपके RJ45 कनेक्टर्स नेटवर्क्स केबलिंग को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो वाले पोर्ट कहलाते हैं। इसी तरह से HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट, ये भी आपके जो है वो आपके जो वीडियो पोर्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए या एलईडी टीवीज को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए भी इनका इन पोर्ट का जो है वो अक्सर यूज किया जाता है। ऑडियो पोर्ट्स ऑडियो को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से सीरियल पोर्ट होते हैं और पैरेलल पोर्ट होते हैं। ठीक है, सीरियल पोर्ट जो 1 बिट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और पैरेलल पोर्ट 8 बिट्स को एक ही वक्त में ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इसी तरह से जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो आपके प्रिंटर्स को अगर आपने कनेक्ट करना है तो वहां पर इनका बहुत ज़्यादा जो है वो यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग FTP HTTP USB। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ OSI मॉडल। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हर साल शॉर्ट में या लॉन्ग में जो है वो रिपीट लाजमी हो रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखिएगा और उनकी जो 7 लेयर्स हैं उनको भी स्टडी कीजिएगा, जो उनकी डायग्राम है उसको भी लाजमी स्टडी करिएगा। तो ये देख रहे हैं आप 2022 में भी आया है, 19 में भी आया है और 18 के जो पास पेपर था उसमें भी जो है ये क्वेश्चन इंक्लूड है और ये 17 में भी दोबारा रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ इज सेकेंडरी स्टोरेज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज से किस तरह फर्क रखती है ये आपने बताना है। प्राइमरी स्टोरेज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइमरी मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट मेन मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये तमाम जो है वो एक ही नाम है, इनके जो है वो वर्डिंग्स चेंज करके अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी हो, इंटरनल मेमोरी हो, मैन मेमोरी हो, एक ही बात कहलाती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम जो है वो मैन मेमोरी का नाम भी देते हैं। ये एक वॉलेटाइल या टेम्परेरी स्टोरेज कहलाती है। मीडियम डेट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, जो कि सीपीयू डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहा होता है।
इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि जब सीपीयू करंटली प्रोसेस में होता है तब उस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हम प्राइमरी स्टोरेज का या मेन मेमोरी का यूज कर रहे होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आपके पास दूसरे अदर हैंड पर देखने को मिल जाती है। उसमें क्या होता है कि वो नॉन वॉलेटाइल या परमानेंट स्टोरेज मीडियम कहलाती है। मतलब क्या है, that is used to store data that needs to be retained even when the power is turn off। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाता है जो डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होगा वो सेव रहेगा, वो लोस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे कौन कौन सी हैं, इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव्स आ जाती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी आ जाती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज आ जाती हैं जैसे कि डीवीडीज हैं, सीडीज हैं, यूएसबी हैं, तमाम आपकी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज इज टिपिकली स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज। अच्छा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के लिहाज से सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो स्लोअर होती हैं प्राइमरी स्टोरेज के मुकाबले में, क्योंकि वो फास्टर डेटा को एक्सेस करवा रही होती हैं सीपीयू को। जबकि अगर कैपेसिटी की बात की जाती है तो कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो लार्जर कैपेसिटी रखती है। तो इस तरह से सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के मुकाबले में फर्क रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन बिट बाइट एंड वर्ड। अच्छा, बिट क्या है? अ बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म कहलाती है ये, ठीक है। बिट जो है ये इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम बिट का नाम देते हैं। एन कैन हैव अ वैल्यू ऑफ आइदर 0 और 1, और इसमें जो है वो आपको 0 और 1 में जो है वो वैल्यू देखने को मिल जाती है, जो कि आपके मशीन लैंग्वेज कोड भी कहलाती हैं। नंबर 2 पर है बाइट। अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। अब यहाँ पे देखें, अगर 8 बिट्स मिलेंगी तो 1 बाइट जो है वो बनती है। तो एन इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेमोरी को या कंप्यूटर स्टोरेज की जो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो आपकी बाइट से ही आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाइट जो है वो क्या है, 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन से 1 बाइट जो है वो मिलती है। उसके बाद है वर्ड। A word is a group of bits that a computer can process as a single unit of data। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वर्ड जो है वो एक बिट्स का ग्रुप होता है जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है किसी भी सिंगल यूनिट ऑफ डेटा को। द साइज ऑफ अ वर्ड वेरीज डिपेंडिंग ऑन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आपके पास वर्ड के जो, जैसे मैंने आपको पहले भी वर्ड के टॉपिक पढ़ाया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके आर्किटेक्चर या जब उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके मुताबिक ही जो है वो उनके वर्ड साइज डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर जैसे कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 32 बिट है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये उनकी जो वर्ड की जो वो लेंथ है वो यहाँ पे डिफाइन हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई इज रोम कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम को जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है 2022 के पेपर में, वहां जाकर जो है वो आप इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेम एनी 3। नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the physical or logical layout of a computer network। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो एक फिजिकल या एक लॉजिकली किसी चीज, एक कंप्यूटर नेटवर्क को आप डिफाइन कर रहे हैं या फिजिकली जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं वो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। विच डिफाइंस हाउ डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड। यानी ये क्या बताता है, नेटवर्क टोपोलॉजी ये बता रहा होता है कि कैसे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुई भी हैं, एंड हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन देम, और किस तरह से डेटा जो है वो उनके दरमियान में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तमाम जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन कर रही होती है। यानी कि एक ऐसा फिजिकल या लॉजिकल लेआउट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह से कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं और किस तरह से डेटा को जो है वो ओवरऑल नेटवर्क्स में ट्रांसफर किया जा रहा है।
तो यहाँ पर 3 नेम्स, यहाँ पर सिर्फ आपने नेम्स मेंशन करने हैं, डिफाइन नहीं करना है इनको। नंबर 1 पर है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और नंबर 3 है बस टोपोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे जो मैंने लेयर्स आपको पढ़ाई थी उसमें से ही ये सवाल आया है, रीजन पूछी गई है। सवाल है कि कौन सी वो लेयर है, लेयर OSI मॉडल की, जो कि इसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के दरमियान में राउटिंग करना। अब देखें यहाँ पे क्या है, द लेयर ऑफ OSI मॉडल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज लेयर 3। लेयर नंबर 3 कौन सी होती है, द नेटवर्क लेयर। इस पर जो है इसका काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के दरमियान में राउटिंग करवा रही होती है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो लॉजिकली एड्रेसिंग उसकी हो रही होती है, जो ओके, या फिर जो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में डेटा राउटिंग हो रहा होता है उसको देखना, उसको कंट्रोल करना का काम जो है वो नेटवर्क लेयर का होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी। एंड टू एंड पैकेट का मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि पैकेट डिलीवरी, यहाँ पे डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड हो रहे होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको एंड टू एंड तक जो डिलीवरी हो रही है वो ठीक से प्रोवाइड करवाए, और उसके साथ साथ इंश्योरिंग दैट पैकेट्स आर डिलीवर्ड टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। और फिर जो वो पैकेट्स हैं, जो डेटा जा रहा है, वो उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां तक वो जाना चाहते हैं वहां तक जो है वो ठीक से पहुंच जाए, ये भी देखने का काम जो है वो नेटवर्क लेयर का ही होता है। इवन इफ दे हैव टू ट्रेवल थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स, यहाँ तक कि अगर वो मल्टीपल चैनल्स है, मल्टीपल नेटवर्क से जो है वो डेटा को सेंड कर रहे हैं, तब भी जो है वो उसका काम ये होता है कि उन पैकेट्स को उन डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसको कहते हैं ये आपने बताना है। बैंडविड्थ refers to the maximum amount of data that can be transmitted over a network or communication channel in a given amount of time। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें बैंडविड्थ क्या होती है कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि एक ज्यादा की तादाद में या मैक्सिमम जो डेटा है उसको ट्रांसफर किया जा रहा होता है नेटवर्क्स के दरमियान में, या आप कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं उसके दरमियान में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर किया जाता है एक मखसूस टाइम के अंदर। यानी एक टाइम दे दिया है, 4 to 5 मिनट्स दे दिए, 2 मिनट्स दे दिए, या 30 सेकेंड्स दे दिए। उस 30 सेकेंड के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर हो रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। इट इज टिपिकली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। इसको अक्सर जो है वो BPS बिट्स पर सेकंड पर भी जाना जाता है, या अक्सर हम इसको जो है वो बाइट्स पर सेकंड पर भी जो है वो इनकी मेजरमेंट करते हैं। द हायर द बैंडविड्थ द मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। अब यहाँ पे क्या मतलब है, जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतना ही डेटा जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होगा इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या है देखें, द हायर द बैंडविड्थ द मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। यानी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही कम टाइम के अंदर ज्यादा डेटा जो है वो आप ट्रांसफर कर सकेंगे। Bandwidth is influenced by various factors such as the physical characteristics of a network, number of users and the type of data being transmitted। अब यहाँ पे उसमें जो है वो वेरीज आपको देखने को, वेरिएशन देखने को मिल रही होती हैं उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी हो सकता है, या यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कोई केबलिंग सिस्टम कैसा है, किस लिहाज से जो है वो कितनी स्पीड में वो केबल जो है वो डेटा को ट्रांसफर करेगी। नंबर ऑफ यूजर्स देखे जा सकते हैं, कितने नंबर्स पे डेटा को सेंड किया जा रहा है। अब उस डेटा की टाइप क्या है वो भी फिर वहां पर जो है वो मेजर कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है इनलिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क के आपको बेनिफिट्स बताने हैं। अच्छा देखें ये जो क्वेश्चन आता है ना,
enlist the advantages of land, enlist the merit of land, enlist the यहाँ पर आप कह सकते हैं एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, enlist the objective of land। तो ये तमाम जो हैं वो एक ही क्वेश्चन से इनके आंसर जो हैं वो एक ही आप लिख रहे होंगे, ठीक है। इनकी वर्डिंग्स अक्सर जो है वो चेंज होके आ रही होती हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ 2018 में, वहां पर जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं। अच्छा, वहां अगर डिटेल में है तो उसमें अगर आप सिर्फ इनलिस्ट करना है ना आपको, तो सिर्फ उनकी जो हेडिंग से उनके नाम इनलिस्ट कर देगा, बस डिटेल में उनको डिफाइन नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन द गिवन कॉलम। अब यहाँ पे क्या किया गया कि आपको एक चार्ट दे दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है, स्कैनर जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है, माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है, टच स्क्रीन भी आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसी तरह से एलईडी ये जो है आपकी आउटपुट डिवाइस है, और इंक जेट प्रिंटर्स और प्रिंटर जितने भी आपके होते हैं या मॉनिटर्स हैं, ये आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2017 के सेक्शन बी को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 2017 के सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।